नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। केस घटे और छूट बढ़ी। जी हां, अब आपकी छूट आपके हाथ में है। अगर आप सख्त नियमों से छूट पाना चाहते हैं तो आपको जल्दी जल्दी कोरोना को हराने में सरकार की मदद करनी पड़ेगी। आपको मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, समय पर वैक्सीनेशन, इन नियमों को और कोविड को हराना है, क्योंकि सरकार साफ कह चुकी है कि कोरोना डाउन होगा तो राहत का मीटर अप हो जाएगा। मंगलवार को ही सरकार ने जिम और स्पा इन्हें शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। आप ये रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा में कोरोना की मौजूदा स्थिति आखिरकार है क्या। उस पर भी आप एक नजर डाल लीजिए। पूरे प्रदेश में शाम 6 बजे तक हरियाणा में डाउन हुआ कोरोना। पिछले 24 घंटे में 8,388 नए कोरोना केस, जो मंगलवार के मुकाबले कम है। 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत। मौतों की संख्या भी कम हुई है। 24 घंटे में नहीं मिला ओमिक्रॉन का एक भी मरीज। लेकिन हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या अब भी 57,277। हरियाणा में कोरोना का उतार चढ़ाव जारी है। मंगलवार की रफ्तार के बाद बुधवार को हरियाणा की स्पीड पर थोड़ा ब्रेक लगा है। इसलिए ये वक्त बेहद सतर्क रहने का है, क्योंकि हमारी छोटी सी लापरवाही कोरोना का ब्रेक फेल कर सकती है। इसलिए सावधान रहें और कोरोना नियमों का पालन कर इस जंग में प्रदेश को जितवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि जितनी हम अनुशासन रखेंगे प्रदेश सरकारें, उतना ही छूट जो है सुविधाओं में देती चली जाएंगी। फिलहाल जिम और स्पा इन्हें खोलने की इजाजत दे दी गई है। शराब के ठेके, उनकी भी अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन कुछ सख्तियां अब भी लागू हैं। लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। लक्ष्य, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ लोगों के अंदर, खासतौर पर जिम और स्पा संचालक जो हैं, उनकी रिएक्शंस हैं सरकार के इस फैसले के बाद? बिल्कुल, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत
जिस तरीके से कुछ % जो है जनता को छूट दी गई है, जिस तरीके से स्पा सेंटर हो या फिर जिम हो, क्योंकि जिम में लोगों का पहले भी काफी उत्साह रहता था, तो उसमें साफ तौर पर उनका यही कहना था कि आखिर जिम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो इसलिए जो जिम का समय है उसको जो बढ़ाना चाहिए या फिर उसको खोल देना चाहिए। तो ऐसे में सरकार ने लोगों की सुनी भी है और जिसके बाद अब जो है जिम के अंदर 50% की छूट के साथ अब लोग जो जा सकते हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालना भी अवश्य करना होगा। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से लोग पालना करेंगे उस तरीके से सरकार धीरे धीरे वो छूट देती जाएगी और जिस तरीके से अब कोरोना का वेरिएंट है वो धीरे धीरे अब डाउन होता जरूर आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जल्द ही हम इस महामारी से हम दूर हो सकते हैं, छुटकारा जरूर पा सकते हैं। सवाल यही है कि हमें किस तरीके से नियमों का पालना करना है, तभी जब हम जाके उसको दूर कर सकते हैं। जी ठीक है, नजर बनाकर रखिए आप। बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्य प्रोफेसर विदु रावल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी, किस तरह से देख रहे हैं सर, सरकार का जो फैसला है 50% ऑक्यूपेंसी के साथ जिम और स्पा को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन जो और पाबंदियां हैं जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, थिएटर हैं, वो लोग भी एक निगाह बनाकर बैठे हैं सरकार पर कि हमारा भी अर्थव्यवस्था का चक्का जो है वो थोड़ा सा चलना शुरू हो कम से कम। देखिए, पिछले कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में खास तौर पर हमने देखा, एक ट्रेंड देखा है कि ये जो थर्ड वेव है ये डिक्लाइन की तरफ बढ़ी है। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा लचीलापन जरूर दिखाया है सरकार ने। और एक बार ये ऑब्जर्व करेंगे कि किस प्रकार के रिजल्ट्स इसमें रहते हैं। अगर एडवर्स रिजल्ट्स नहीं रहते हैं तो निश्चित तौर पर और जगह पर भी इसकी जो ढिलाई है वो वहां पर दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान आया था कुछ दिनों पहले। उन्होंने ये कहा था कि जो हरियाणा में जितने कोविड केसेस आ रहे हैं उसका 50% जो है वो फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत यहां देखने को मिल रहा है, जिसका कारण है कि ये दिल्ली से सटते हुए इलाके हैं। तो प्रोफेसर साहब, अगर दिल्ली से कोविड जो है केसेस जो है अगर प्रदेश में आ रहे हैं तो उसके लिए क्या कुछ स्पेशल तैयारी है प्रदेश सरकार की इस तरह की? देखिए, एनसीआर रीजन जो बनाया गया था वो बनाया इसलिए गया था, नेशनल कैपिटल रीजन, कि आपस में तालमेल हो। राष्ट्रीय राजधानी के साथ उसके साथ सटे हुए जो इलाके हैं उस इलाके का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, तो इसलिए बनाया गया था। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार कहा कि जान के साथ साथ जहान भी बचाना जरूरी है, तो उस नाते से लोगों को काम और कारोबार करने से नहीं रोका जा सकता। जो दिल्ली से गुरुग्राम की या फरीदाबाद की आवाजाही है या सोनीपत की आवाजाही है उसको नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जाना चाहिए। लेकिन हमने बारंबार दिल्ली की सरकार से प्रार्थना की है, चिट्ठी लिखी है, हमने हमारे हेल्थ सचिव ने चिट्ठी लिखी है कि किसी प्रकार से अगर हमारी फैसिलिटीज की आवश्यकता हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हरियाणा ने बड़े सुंदर तरीके से इस काम को किया है। बल्कि यूं कहूंगा कि जो तीसरी लहर को प्रिडिक्ट किया पहले, और अब से 1 महीना पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय अनिल विज जी ने विधानसभा में कहा था कि हम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तब विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि क्या जरूरत है। हमने फोर्स ही किया था कि ये थर्ड वेव आ रही है और इसलिए हमने जल्दी से ऑफ द ब्लॉक्स निकलकर हमने कार्रवाई इस प्रकार से की, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लागू करवाने के लिए लोगों से प्रार्थना भी की, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी की जिनका चर्चा आप भी कर रहे हैं। हम चाहते थे कि दिल्ली सरकार भी उतनी प्रोएक्टिव रहती, लेकिन जब वो नहीं रह पाई और हमने देखा कि आजादपुर मंडी से लेकर करोल बाग की मार्केट तक, सरोजनी नगर की मार्केट से लेकर कैरॉट प्लेस की मार्केट तक किस प्रकार से भीड़ का हजूम हमने देखा, किस प्रकार कोरोना विस्फोट दिल्ली के अंदर हुआ। और फिर दूसरा काम दिल्ली सरकार ने जो गलत किया वो किया कि अपने आंकड़े छुपाने के लिए उन्होंने टेस्टिंग कम कर दी। जिस दिन 13 जनवरी को 28,000 से अधिक केसेस दिल्ली के अंदर आए, उस दिन टेस्टिंग हुई थी 98,000 की। होना तो ये चाहिए था कि अगले दिन 1.5 लाख की या 2 लाख तक टेस्टिंग होती, जब 30% पॉजिटिविटी रेट है। लेकिन दिल्ली की सरकार ने इसके उलट 60,000 पर ले आए अपनी टेस्टिंग को, सो एज टू हाइड द फिगर्स। उन्होंने आंकड़े छुपाने के लिए काम किया, ये बहुत निंदनीय था। हमने उस पर भी चिंता जताई। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग कोरोना का संक्रमण लेकर घूम रहे हैं और पोटेंशियल स्प्रेडर्स हैं, तब तक किस प्रकार से हो पाएगा। हमने बहुत अलग अलग तरीके से प्रयास किया कि दिल्ली सरकार को मनाएं। और हरियाणा तो ऐसी स्थिति में है कि हमारे दोनों छोर पर, यानी एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ दिल्ली,
दोनों जगह पर कोरोना का विस्फोट हुआ है और हमारी सरकार इसके बावजूद अपनी जनता को, हरियाणा की जनता को सुरक्षित रखने में काफी हद तक कामयाब हुई है। लेकिन हमारी साथ वाली सरकारों से ये निवेदन है, विनती है, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं, हमारी फैसिलिटीज की कोई उपयोग करना चाहे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वैसे भी दिल्ली की सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं जब भी किसी प्रकार की विकट परिस्थिति आती है। पीछे भी हमारे गुरुग्राम में, सोनीपत ने और झज्जर ने बहुत सारे दिल्ली के केसेस को अपने यहां पर बेड्स दिए हैं, हर प्रकार की फैसिलिटीज हमने दी हैं। अभी भी हमारे से अगर किसी फैसिलिटी की आवश्यकता हो वो ले लीजिए, हमारा अनुसरण कीजिए, हमसे सीखिए कि किस प्रकार से अपनी जनता को सुरक्षित रखा जा सकता है। केवल विज्ञापनबाजी करके और रोजी रोजी बातें कर लोक लुभावनी बातें करके जनता के हेल्थ के साथ नहीं खेलना चाहिए इन सरकारों को। पंजाब सरकार का भी पीछे हमने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया हुआ था कि उन्होंने भी ड्रामेटिकली डिक्लाइन कर दिया अपनी टेस्टिंग वाला रेट जो था, जबकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है और ये डिक्लाइन कर रहे हैं। इसके उलट हरियाणा के अंदर जहां पॉजिटिविटी 4% के आसपास है, हम अपनी टेस्टिंग को बढ़ा रहे हैं। हमने लक्ष्य रखा 40,000 टेस्ट करने का एक दिन में और हम उसको ओवर अचीव कर रहे हैं, कभी 45,000 कर रहे हैं, कभी 50,000 कर रहे हैं। तो इन सारी बातों के साथ जो है हरियाणा की जो सरकार है उसका अनुसरण इन सरकारों को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। विदु जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। हाँ, जयप्रकाश भाटी हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं और सुशील मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश, पहले मैं आपके पास आता हूं, क्या कुछ ग्राउंड की स्थिति है फिलहाल अगर कोविड को देखें तो? क्या लोगों में अब सतर्कता देखी जा सकती है? और जिस तरह से जिम और स्पा को लेकर छूटें दी हैं सरकार की तरफ से, क्या कुछ जिम संचालकों का, स्पा संचालकों का रिएक्शन है? आपसे मैं जानना चाहूंगा पहले, जयप्रकाश भाटी। जी, जैसा मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में देर रात जब ये ऑर्डर जो जारी किया गया है उसको देखते हुए जो जिम संचालक हैं और जो सफल संचालक है, उन लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं सरकार के जो ऑर्डर है उससे कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं। जो 50% की क्षमता से जो जिम और सपा है वो खोले जाएंगे, जो ठेका संचालक है वो रात 10 बजे तक खोले जाएंगे। लेकिन उसी को देखते हुए जो बल्लभगढ़ की मार्केट है उसमें जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर को रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस उनका साफ तौर पर कहना है कि जब ठेका संचालक रात 10 बजे तक खुल सकते हैं तो मार्केट शाम 6 बजे बंद करने के जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं गलत बता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को मार्केट भी 8 बजे तक खोलनी चाहिए, जिससे कि उनका भी व्यापार सही समय से चल सके। जो दुकानदार, जो ग्राहक है वो शाम 6 बजे के बाद मार्केट, छुट्टियों को कंपनी छुट्टी होने के बाद मार्केट पहुंचते हैं, लेकिन मार्केट सुबह शाम 6 बजे बंद कर दी जाती है। उससे कहीं ना कहीं परेशान है। आज ये अपने अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री है मूलचंद शर्मा है, उनसे अपने समस्याओं को लेकर के उनके पास पहुंचेंगे और उनकी अपनी मांगों को रखेंगे कि इनकी मांग है जो कि रात 8 बजे तक ये मार्केट खोली जाए, जिसको लेकर के आज ये सारे इकट्ठे होकर के वहां पहुंचेंगे। जी ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जवाब लेता हूं इस बात का। व्यापार मंडल जो है वो सवाल करके प्रदर्शन कर रहा है कि जब शराब के ठेके 10 बजे तक खुल सकते हैं तो हमारी दुकानों को भी खोल दीजिए। देखिए, शराब के ठेकों की चाहे बात हो और चाहे बात जिम की और स्पा की हो, इनका एक पर्टिकुलर पीक टाइम रहता है। बाजार का जो पीक टाइम है वो दिन भर का रहता है। वैसे भी सर्दी है तो सर्दी में बाजार 6 बजे के बाद जो है बहुत ज्यादा भीड़ नहीं, वैसे भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं रहता है। लेकिन जिम की बात करें तो जिम्स में आमतौर पर हम देखते हैं कि शाम 6 बजे के बाद ही बिजनेस शुरू होता है। वहां पर हमने रिस्ट्रिक्शन के साथ, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हो सकती है जिम के अंदर, बाजार के अंदर रिस्ट्रिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, किसको आप अनुमति देंगे और किसको नहीं देंगे। जिम के अंदर हमने 50% की उपस्थिति के साथ हमने अनुमति दी है, तो ये काम बाजार में नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात की जिम्स का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, बिजनेस टाइम होता है, वो इवनिंग का ही होता है। बाजार के साथ ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, प्रतिबंध नहीं है इस प्रकार का कि उनको इस प्रकार टाइमिंग्स को लेकर कोई बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर कोरोना के मामलों में कमी आएगी तो इस पर भी विचार किया जाएगा और विचार करने के साथ साथ ढिलाई भी दी जा सकती है। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, उसमें तो चाहे ऑड इवन का फॉर्मूला हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, मांग तो कर रहे हैं सर वो लोग। रेवेन्यू लॉस तो उनका है ना सर? निश्चित तौर पर है और हम इसके प्रति संवेदनशील हैं और इस पर विचार करेंगे। अगर अगले कुछ दिनों में केसेस कम होते हैं, जो ट्रेंड देख रहे हैं हम लोग, अगर इसी ट्रेंड में हम डाउन द हिल अगर केसेस जाते हैं तो निश्चित तौर पर रेस्टोरेंट्स को भी रिलीफ दिया जाएगा। ठीक है। सुशील भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी न्यूज रूम। सुशील, क्या कुछ हालात हैं गुरुग्राम के
और ये पाबंदियों को देखते हुए क्या कुछ लग रहा है आगे के दिशा निर्देश? क्या सख्तियां एक बार फिर से या फिर अब ढिलाई का मौसम शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से केसेज आ रहे हैं और केसेज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट है वो बेहद कम है। यानी कल 34 और 48 केस आए थे, नए केस सामने आए थे, लेकिन जब हॉस्पिटल एडमिट की बात हुई कि कितने लोग हॉस्पिटल में आइसोलेट हैं, तो उसमें 107 लोगों का संख्या सामने निकल कर आया था। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार भी मान रही है, प्रशासन भी मान रहा है कि केसेज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को दिक्कतें नहीं हो रही है, वो होम आइसोलेशन में ही अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं। साथ ही देखिए, शराब कल गाइडलाइन जारी की गई है जो 28 जनवरी तक गाइडलाइन जारी रहेगी और उस गाइडलाइन में छूटें दी गई हैं। खासतौर पर हमने देखा था कि जो जितने भी शराब लीकर कारोबारी हैं उन्होंने एक प्रदर्शन भी किया था और प्रदर्शन कर सभी अपने लीकर शॉप की चाबी जो एक्साइज कमिश्नर है उनके पास जमा कराया था। उन्होंने कहा था कि जो वो फीस देते हैं, लाइसेंसिंग जो फीस है वो बहुत हाई है और अमूमन जो लीकर शॉप है वो शाम 6 बजे के बाद ही शुरू होते हैं और रात 12 बजे तक चलते हैं। दिन में उनका कोई औचित्य नहीं बनता और ऐसे में 6 बजे उनको बंद करने से काफी लॉस हो रहा है और सरकार या तो उनको रियायत दे या फिर उनकी टाइमिंग बढ़ाए, उसको देखते हुए उन्हें छूट दी गई है। साथ ही एक और उन्होंने विशेष तौर पर किया कि जो सरकार अमूमन जो शराब के ठेके होते हैं वो दूर दराज के इलाकों में होते हैं, अलग होते हैं, मार्केट में नहीं होते, भीड़ से अलग होते हैं और जो लोग भी उनके यहाँ जाते हैं वे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। ये जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट का कोविड-19 को लेकर, उस सब का वो पालन करते हैं। तो इस बिना पे उनको 10 बजे तक की छूट मिली है। साथ ही जो स्पा और जिम थे उसको लेकर भी लोगों ने अपील किया था और सरकार से भी उन्होंने एक मांग की थी कि जो सेपरेट है और अमूमन 6 बजे के बाद वो चलते हैं, जो जिम है वो, और स्पा में लिमिटेड लोग आते हैं और वहां सारे गाइडलाइंस पूरे किए जाते हैं, तो जिसके तहत उन्हें छूट दी गई है। लाइसेंसिंग सबसे बड़ी बात है, उसके तहत भी। और अब जो मार्केट कमेटी के लोग हैं वो भी डिमांड्स कर रहे हैं। आज खुद गुरुग्राम में भी एक मार्केट कमेटी के लोग हैं जो सरकार को एक लिखित में, जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी लिखित में एप्लीकेशन देंगे, सीएम को भी सीट देंगे और डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करेंगे कि उन्हें भी रियायत दी जाए, क्योंकि उनका भी बिजनेस लॉस हो रहा है। और अमूमन सर्दी के मौसम में जब जो ग्राहक हैं वो 11 बजे 12 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलते हैं सर्दी को देखते हुए, तो ऐसे में उनको लॉस हो रहा है। तो इस बाबत भी जब कल वरिष्ठ एक अधिकारी हैं उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मार्केट को शराब के ठेके से तुलना करना उचित नहीं होगा, क्योंकि शराब के जो ठेके हैं या फिर जिम है वो सेपरेट होते हैं और मार्केट अमूमन भीड़ भाड़ का इलाका होता है, जिससे इस तरह ये जो कोरोना है वो सबसे ज्यादा संक्रमित लोग होते हैं और सबसे ज्यादा फैलता है। तो उनको इस तरह की छूट देने का भी प्रावधान नहीं है, लेकिन 28 तारीख तक एक गाइडलाइन जारी है और इसके बाद इन पर विचार किया जाएगा। ठीक है जी। वरुण शर्मा जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वरुण शर्मा, बहुत स्वागत है आपका। ये डिक्लाइन शुरू हो चुका है अब कोविड केसेस का सर? वेरी गुड। मैं तो 2-3 दिन एक्सपेक्ट कर रहा है, 2-3 दिन बाद शुरू होगा। आज ही डिक्लेयर कर दिया, आज ही हो गया तो बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली डिक्लाइन आना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसा डिक्लेरेशन कुछ नहीं है अभी? जी, बिल्कुल डिक्लाइन शुरू हो गया है और आने वाले 2-4 दिन में आप देखेंगे ग्राफ में आप बहुत ज्यादा कमी आई केसेस में। ठीक है। ऐसी डिक्लाइन वाली जब स्टेज होती है तो किन किन चीजों का खासतौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि दोबारा से वो इंक्लाइन ना कर जाए ग्राफ? देखिए, ध्यान तो बेसिक सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करिए। ये मत सोचिए कि डिक्लाइन आ गया है तो आप फिर से फ्रीली घूम सकते हैं, नहीं। आप अपना नॉर्मल जो रूटीन है, जो जैसे पहले फॉलो कर रहे थे कोविड टाइम्स में, वैसे ही फॉलो करिए। अभी 1 महीने तक और हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना है जी। ठीक है शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका। जयप्रकाश, मैं आपके पास आता हूं। आप बाजार में ही खड़े हैं, जहां तक तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। अगर कुछ बाजार के लोग, या जैसा कि आप कह रहे थे कि व्यापार मंडल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि आप उनके पास जाएं, उनसे बात करें और फिर उनकी बात का जवाब हम प्रोफेसर साहब से लेने की कोशिश भी करेंगे। तब तक मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आता हूं। प्रदेश का जो रिकवरी रेट था वो तकरीबन महीने पहले जब हम हेडलाइंस पढ़ा करते थे तो 98.65% था, घटकर अब 92.45% तक रह चुका है। तो ये 6% का जो डिक्लाइन हुआ है, जो कमी आई है रिकवरी रेट के अंदर, ये तो किसी के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं, अपने आंकड़ों की तुलना अपनों के साथ ही कर रहे हैं। इसका क्या कारण मानते हैं और इसमें कब तक सुधार की उम्मीद है? देखिए, जब कोई वेव आती है, चाहे वो फर्स्ट वेव थी, चाहे वो सेकंड वेव थी, चाहे ये थर्ड वेव है, तो वेव आने के समय तो जरूर रिकवरी रेट प्रभावित होता ही है। पॉजिटिविटी रेट बढ़ती है, रिकवरी रेट प्रभावित होता है, मोर्टेलिटीज बढ़ती हैं, फैटेलिटीज बढ़ती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता है। लेकिन इस बार थैंकफुली इतना हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है और वो उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारी बेटर प्रिपेयर्डनेस रही है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट है
वो इतना फेटल नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं कर रहा, इन्फेक्शियस तो है लेकिन फैटेलिटीज कोज नहीं कर रहा है, नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचा रहा है, लोगों का घर पे रहकर भी काम चल रहा है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे ही अब डिक्लाइन आ रहा है, 2 दिनों पहले जो हमारे केसेस आए थे वो 44,244 टेस्टिंग करने के बाद भी 8900 केसेस आए थे। इसके बाद भी हमने रैंडम टेस्टिंग भी बढ़ाई। स्वतः लोग जाकर टेस्टिंग करते थे, वो तो थे ही, उसके अलावा हमने मार्केट के अंदर और वैसे भी ऐसे ऐसे इलाकों जहां पर हो सकता है कि पॉजिटिव लोग मिल सकते हैं, वहां पर हमने टेस्टिंग की। और इसके बाद भी हमारा जो आंकड़ा अब 3400 समथिंग का आया है, तो निश्चित तौर पर अब 50% तो रह ही गया है। धीरे धीरे जैसे वेव जो है मैंने कहा डाउनहिल जा रही है, डिक्लाइन कर रही है केसेस में, तो ये रिकवरी रेट का जो आपने सवाल किया ये भी शायद हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, जयप्रकाश भाटी मैं आपके पास आता हूं। कुछ व्यापारी हैं आपके साथ, पूछिए उनसे जरा क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मान रहे हैं वो। जयप्रकाश आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक। जयप्रकाश आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मुझ तक, मैं उसे दुरुस्त करता हूं, वापस आपके पास आता हूं। सुशील, गुरुग्राम और फरीदाबाद ये 2 हॉटस्पॉट हैं, राजधानी के साथ लगते हुए इलाके हैं, तो यहां की सिचुएशन जो है वो किस तरह से पूरे प्रदेश की सिचुएशन के लिए एक चैलेंजिंग रुकावट बन सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, हरियाणा के मैक्सिमम 14 जिले जो हैं वो एनसीआर में आते हैं, और दिल्ली से टच की बात करें तो दिल्ली से टच सोनीपत भी है, गुरुग्राम भी है, फरीदाबाद भी है, बहादुरगढ़ भी है। और इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में, अगर इन चारों इलाकों में हम देखें तो कोविड केसेस का दिल्ली का असर निश्चित तौर पर पड़ता है, क्योंकि अमूमन चाहे वो इस इलाके के लोग हों जो दिल्ली जाते हों, या दिल्ली के रहने वाले लोग हों जो इस इलाके में आते हों और यहाँ ड्यूटीज करते हों। और अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस तरह से जो रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, इस पूरे आंकड़े कम हो रहे हैं। तो उसके पीछे यह भी रीजन है, माना जा रहा है कि जो लोग हैं वो पहले की अपेक्षा ज्यादा आश्वस्त हैं और ज्यादा परवाह कर रहे हैं, लापरवाह नहीं है। अमूमन जब लोग भीड़ भाड़ में निकलते हैं तो उन्हें पता है कि किस तरह से इससे बचा जा सके, और वो प्रोटोकॉल का पालन भी करते हैं। हमने शुरुआती दौर में देखा था कि किस तरह से गुरुग्राम में या फिर ऐसे इलाकों में जो लोग निकलते हैं वो मास्क का प्रयोग नहीं करते थे, भीड़ भाड़ में जाते थे। लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ने लगे तो लोगों के अंदर यह डर है, यह निश्चित तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं खतरा है और डर है कि वो भी इससे इन्फेक्शन, उनको भी वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो अमूमन हमने देखा है कि लोग घरों से कम निकल रहे हैं, और जो निकल रहे हैं वो पूर्णतः एहतियात बरत रहे हैं। सर्दी खांसी होते ही पहले की अपेक्षा अगर हम दूसरी वेव में देखें कि लोग काफी लापरवाह हो जाते थे, वो बाहर निकलते थे, चेकिंग के लिए भागते थे, टेस्ट के लिए भागते थे, लेकिन अब लोग टेस्ट कम करा रहे हैं, वो घरों में ही एहतियात बरत रहे हैं, चाहे वो काढ़ा पीना हो, आयुर्वेदिक काढ़ा पीना हो, या फिर वैसे कोई मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से खानी हो, वे लोग खा रहे हैं, टेस्ट की तरफ कम भाग रहे हैं। यही वजह था कि जो आंकड़ा था 50,000 का, कि पर डे 50,000 हरियाणा सरकार ने कहा था कि हम टेस्ट करेंगे, वो अभी मात्र 6 जनवरी को वो आंकड़ा पहुंच पाया था। उससे पहले और उससे बाद अभी भी वो आंकड़े 50,000 तक पूरे प्रदेश में नहीं पहुंच पाया। और ऐसा नहीं है कि लोग इन्फेक्टेड नहीं है, लोगों संक्रमित हैं। कई ऐसे लोगों से बात हो रही है जिन्हें सर्दी खांसी की शिकायत है, और वो अपने घरों में ही, जैसे ही सर्दी खांसी की शिकायत होती है वो घरों में ही आइसोलेट हो जाते हैं और एहतियात। बिल्कुल सुशील, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ऐसा भी। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं आखिरी जवाब लेने के लिए। रावल साहब। जी ऐसा कहना कि 50,000 का टारगेट रखा था गलत है। हमने 40,000 का टारगेट रखा था, और ये टारगेट हमने सरकार के रूप में नहीं रखा था, एक एक्सपर्ट पैनल ने रखा था। और वो एक्सपर्ट पैनल दैट वाज कंप्राइज्ड ऑफ डॉक्टर्स की सलाह पर, जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स थे उन्होंने जो सलाह दी उसी के अनुसार हमने 40,000 का रखा था। लेकिन 40,000 के आंकड़े को हमने ओवर अचीव किया है, बार बार किया। 49,500 14 तारीख का आप देखिए तो 49,500 का हमने टेस्टिंग की है, लेकिन उसमें भी हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4% भी नहीं है। अगर 6% तक भी जाता तो भी आंकड़ा हम आगे इसको टेस्टिंग को बढ़ाते। उल्टा अब तो गाइडलाइंस ये दी जा रही हैं कि क्योंकि पॉजिटिविटी रेट कम है तो इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने बैक सीट नहीं ली है। हम कमर कसी हुई है और हम रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं।
हम खुद जाकर टेस्टिंग कर रहे हैं, लोग स्वतः भी आ रहे हैं, उनकी तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा ऐसे प्लेसेस पर जहां पर कोरोना विस्फोट हो सकता है या कोरोना संक्रमण की संभावना है, हम वहां पर जाकर रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। अन्य सरकारों को हमारा अनुसरण करना चाहिए। हरियाणा सरकार की, हरियाणा की भाजपा सरकार से अन्य सरकारों को, पंजाब की सरकार को, दिल्ली की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, तमिलनाडु की सरकार को, बंगाल की सरकार को सीख लेनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत साझा करने के लिए। सुशील, आपका भी बहुत धन्यवाद ये जानकारियां साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।